सी कोड एनसीईआरटीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और क्लास 9 का लास्ट चैप्टर यानी कि हमारी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स भी आपने पढ़ लिया होगा, हर कंसेप्ट समझ लिया होगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए होंगे और बस अब महारत ही हो गए होंगे उस कंसेप्ट में। तो यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती है। अब आती है क्लास 9 के चैप्टर 2 की, जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो मैटर है, मैटर क्या था? एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज मैटर। यस, द वी ब्रेथ इज ऑल्सो द मैटर. We human are also the matter. Everything is matter which occupies space and having mass. Understood? ये बात हमने फर्स्ट चैप्टर में अच्छी तरीके से समझ ली थी। मैटर को क्लासिफाई भी कर दिया था सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में, है ना? ओके, तो अब हम मूव करते हैं कि ये जो मैटर है वो प्योर है। क्वेश्चन आया ना? अच्छा, एक बात बताओ, मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों फॉर्म्स में थे, ठीक है? थे। लेकिन क्या हम कहते हैं ये जो हमारे घर में दूध आता है, मिल्क आता है, वो प्योर आता है मैम? उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। और जहाँ उसमें मिलावट हुई वो इम्प्योर हो गया, है ना? अपोजिट ही तो होता है, प्योर का अपोजिट इम्प्योर। तो यानी कि हमारे घर में हर चीज़ प्योर आती है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है या इसका क्या प्रूफ है कि ये चीज़ प्योर ही है? नहीं। देखो, अब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप लोग बन गए हैं साइंटिस्ट, केमिस्ट। तो आप चीज़ों को अलग तरीके से सोचेंगे, बियॉन्ड द नॉलेज, ठीक है? जो सब सोचते हैं उससे अलग सोचते हैं साइंटिस्ट। तो आप लोग बन गए हैं साइंटिस्ट, तो आप लोग की थिंकिंग भी वैसी होनी चाहिए ना? तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इज मैटर अराउंड अस प्योर? ये जो मिल्क आता है, घी आता है, वेजिटेबल ऑयल जिसे कहते हैं, है ना? रिफाइंड को भी वैसे वेजिटेबल ऑयल ही कहते हैं। मिल्क, घी, सॉल्ट, मैम क्या ये प्योर है? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? या हमारे घर में ये चीज़ प्योर ही आती है? देखो, किसी भी चीज़ में मिलावट क्या होता है? जैसे कि सपोज कर लो आप लोग खाना खा रहे हो, ठीक है? अब मम्मी ने अच्छी तरीके से रोटी या क्या कहते हैं पराठे में खूब घी डाल उल के अच्छी तरीके से आपको खिला दिया, लेकिन क्या हुआ? उसमें कोई हो सकता है डस्ट का पार्टिकल आ जाए, कोई कीड़ा आ जाए, वो गिर गया। अब मम्मी ने कहा नहीं नहीं इसे मत खाना, ये गंदा हो गया, ये इम्प्योर हो गया। आप उसे फेंक देते हो या फेंकते भी नहीं हो, बट आप उस कीड़े को निकाल देते हो, लेकिन एक लगता है कि ये अब जो है गंदा हो गया, है ना? तो क्या वो इम्प्योरिटी होती है? नहीं, वो इम्प्योरिटी नहीं होती है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम सोचते हैं किसी भी चीज़ में एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट, मतलब मिलावट, किसी भी चीज़ में मिलावट जो होती है वो होती है उसकी इम्प्योरिटी का सिग्निफिकेंस। लेकिन नहीं, केमिस्ट्री में एडल्ट्रेशन जैसा कोई वर्ड है ही। यस, ये जो कंपाउंड्स मिलके बने हैं ना, चाहे मिल्क हो, घी हो, सॉल्ट हो, वो भी, उसमें भी इम्प्योरिटीज हैं, चाहे वो कितना प्योर हो। पता है कैसे? क्योंकि मिल्क जो बना होता है वो फैट से और प्रोटीन से मिलके बना होता है, जो कि एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ये नहीं होंगे तो मिल्क बन ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो इसलिए जो मिल्क है ना, वो भी एक आपकी इम्प्योर फॉर्म में आता है। अब समझ में आया? लगा ना झटका कि मतलब कोई भी मिल्क प्योर नहीं होता? नहीं, हो ही नहीं सकता, वो मिल्क बनेगा ही नहीं अगर वो जो है फैट्स और प्रोटीन्स और वेरियस जो होते हैं प्रोडक्ट्स या कंपाउंड्स उनसे मिलके नहीं बना होगा, तो वो मिल्क नहीं बन पाएगा। ऐसे ही सॉल्ट, सॉल्ट में होता है सोडियम और क्लोरीन। सॉल्ट का फॉर्मूला होता है जिसे आप कहते हो NaCl, ये आपने सुना भी होगा।
तो ये भी देखो दो एलिमेंट से मिलके बना है। सब पढ़ेंगे एलिमेंट्स कंपाउंड्स, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना मैम क्या बोल रही हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, सब समझेंगे, बस जस्ट टॉपिक स्टार्ट होने दो। ये भी एक इम्प्योर फॉर्म है, समझ में आया? मतलब ये भी दो चीज़ों से मिलके बना है, कोई एक चीज़ नहीं है सॉल्ट, वो भी कितनी तरीके से मिलके बना है। तो इसलिए केमिस्ट्री में प्योर और इम्प्योरिटी की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि मैटर को हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, है ना, सॉलिड, लिक्विड और बेस में। अब हम मैटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन मतलब अब जो मैटर थे इनके बीच में केमिकल प्रॉपर्टीज भी तो होती हैं, सिर्फ फिजिकल तो नहीं। हमने देखो स्टार्टिंग में जब मैटर और सराउंडिंग्स का चैप्टर स्टार्ट करा था तो उसमें क्या करा था, मैटर को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्ट्रीब्यूट करा था। फिजिकल तो हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल कंपोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैटर, ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग इसे जरूर बनाइएगा, इससे आपका 70 या 80% तक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मैटर को दो फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। सिर्फ एक चैप्टर की जिस्ट दे रही हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। प्योर सब्सटेंसेस भी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पहला होता है एलिमेंट्स, दूसरा होता है कंपाउंड्स। इम्प्योर भी दो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आई थिंक यहाँ जगह कम पड़ जाएगी। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। शब्दों से मत घबराना, सब समझाया जाएगा। एलिमेंट्स भी तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। ठीक है, तो ये जो हो गया वो हो गया हमारा इस चैप्टर की समरी, मतलब हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें ये सब पढ़ना है ना। तो यानी कि अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर जल्दी जल्दी से। तो जस्ट लेट्स स्टार्ट। आई होप ये चार्ट आप लोग ने फ्लो चार्ट बना लिया होगा, और इसका अगर पिक्टोरियल फॉर्म मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी अपनी वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। अब भाई इनकी खूबियां क्या हैं ये तो बताइए मैम, क्यों पढ़े हम इन्हें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। जब तक आपको किसी के बारे में पता होता है थोड़ा थोड़ा, तभी तो मन करता है कि इसके बारे में और जाना जाए, है ना। तो इसलिए पहले सबसे इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस तो तोड़ के पढ़ते हैं वर्ड को। होमो मतलब सेम, ठीक है, और जीनियस का मतलब होता है जीनियस, यू आर जीनियस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो जीनियस अलग होता है, वो जीनियस ये वाला जीनियस होता है जो आप सब हैं। यस, यू ऑल आर जीनियस, ठीक है। होमोजीनियस, होमो मतलब सेम और जीनियस मतलब मैटर, मतलब पार्टिकल्स,
ठीक है। तो एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें उसे कहते हैं होमोजीनियस पार्टिकल्स या होमोजीनियस सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? होमोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एक जैसे एलिमेंट्स, छोड़ो एलिमेंट्स नहीं न्यू वर्ड नहीं लाना बिल्कुल भी, एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कहते हैं होमोजीनियस सब्सटेंसेस। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? यूनिफॉर्मली। जैसे कि आप क्या मान लो, आपने शुगर वाटर लिया, मतलब पानी में चीनी को मिला दिया। जब पानी में चीनी को मिलाया, ध्यान से सुनो, पानी में चीनी को मिलाया, थोड़ी देर बाद चीनी गायब। पढ़ा था ना कंसेप्ट डिफ्यूजन का? चीनी गायब। अब जब चीनी गायब हो गई, चीनी गल का, चीनी जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई लिक्विड के पार्टिकल्स में। और जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो इसका मतलब कि आपको वो चीनी अब मिलने ही वाली नहीं है, मतलब वो होमोजीनियसली मिक्स हो गई, एक जैसे मिक्स हो गई, जैसा पानी था वैसी चीनी हो गई। ठीक है, समझ में आया? एक जैसा, याद रखना, होमोजीनियस मतलब होता है एक जैसा। जैसे किसी का ट्विन, ठीक है, सपोज कर लो मेरा कोई ट्विन आ गया तो वो मेरे जैसा ही लगेगा, है ना? तो इसलिए उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सब्सटेंसेस। ठीक है, गुड। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, हैविंग डेफिनेट प्रॉपर्टीज। देखो, एक सब्सटेंस या एक कोई भी पार्टिकल्स या चीनी, शुगर वाटर था, वो जो है वो सिर्फ एक शुगर के मॉलिक्यूल से तो बना नहीं होगा। एक शुगर के पार्टिकल से कितने सारे शुगर के पार्टिकल थे उसमें, है ना? थे ना? तो यानी कि जब उसमें इतने सारे पार्टिकल्स हैं तो सारे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज भी तो एक जैसी होनी चाहिए। मतलब हर शुगर के पार्टिकल की वैसी प्रॉपर्टी होगी जैसी एक की है, तभी तो वो आपस में मिल पाए। अब जब अलग अलग होंगे, आप खुद सोचो, जो थोड़े मस्ती वाले बच्चे होते हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं, और जो थोड़े से डिफरेंट नेचर के होते हैं, जैसे जिन्हें इंट्रोवर्ट्स कहते हैं, वो थोड़े अलग ग्रुप में रहना पसंद करते हैं या अकेले रहना पसंद करते हैं। तो वही हाल है पार्टिकल्स का, जो एक जैसे मिल जाएंगे, होमोजीनियस, ठीक है, वो तो एक साथ रहना पसंद करेंगे, और जो अलग अलग रहना पसंद करेंगे उनको अलग रखेंगे। तो इसलिए जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज होती है वो एक साथ रहना पसंद करते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। ओके, प्योर सब्सटेंसेस की सारे पार्टिकल्स की, जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनकी सबकी प्रॉपर्टीज सेम है। तीसरा आता है कि हैविंग डिफरेंट, या फिर नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अदर काइंड्स। ठीक है, आप कितनी कोशिश कर लो वो अलग नहीं होंगे। चीनी पानी में मिल गई, अलग करके दिखा दो, वापस से मुझे चीनी ला के दिखा दो पानी में से जो मिल गई है, ला सकते हो? नहीं ला सकते ना, जब तक कि आपको उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ना लगा दो तब तक वो अलग नहीं होंगे। समझ में आया? तो यानी इसका मतलब हुआ कि फिजिकल प्रोसेस बाय अदर काइंड्स, बाय फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं हो सकते, केमिकल प्रोसेस से अलग हो जाएंगे। वो प्रोसेसेस क्या होंगे वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हमने प्रैक्टिस के प्योर सब्सटेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक जानी। मैम अब मजा आएगा, आखिर ये तो समझ में आ गया कि इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या खूबियां हैं।
मैम अब बता दीजिए आप कि अब जो है अब करना क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैटर को प्योर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करा था, फिर प्योर फॉर्म को भी किस में डिस्ट्रीब्यूट करा था, प्योर फॉर्म को भी डिस्ट्रीब्यूट करा था एलिमेंट्स में। ओके, एलिमेंट्स में। अब देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहले एलिमेंट समझा देती हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन बुक से ही लिखवाऊंगी ताकि आपको कुछ अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़े। क्यों बार बार अपने आप को फोर्स करो या क्यों इतना परेशान करो, है ना। जो डेफिनेशन बुक में है वही लिखी जाएगी, बस समझ लो कंसेप्ट। देखो क्या होता है, जैसे कि एलिमेंट्स, ध्यान से समझना, जब सेम तरीके के पार्टिकल्स एक साथ आपस में मिले होते हैं तभी तो वो हमारा क्या हो गया, तभी तो वो हमारा प्योर सब्सटेंस हो गया, है ना। सेम तरीके, सपोज कर लो ये जो है वो गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, सब गोल्ड के, और गोल्ड का केमिकल फॉर्मूला या हाँ केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है AU। ठीक है, केमिस्ट्री में गोल्ड को ऐसे लिखते हैं AU। अब इसमें ये सारे पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड के ही हैं, गोल्ड 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 एंड गोल्ड। ठीक है, अब क्या हो गया, ये पार्टिकल्स जो थे वो एक जैसे पार्टिकल्स से मिलके बने थे। ये वाला पूरा कंपाउंड, सॉरी ये वाला पूरा जो है सब्सटेंस, ये जो है एक जैसे पार्टिकल्स से मिलके बना है, सिर्फ इसमें गोल्ड के ही पार्टिकल्स हैं और किसी के पार्टिकल्स नहीं हैं, तो उसी को कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, जहाँ पे कोई और पार्टिकल ना प्रेजेंट हो, सिर्फ वही पार्टिकल्स हो जिससे वो मिलके बना है। यानी कि अगर हम गोल्ड की बात कर रहे हैं तो गोल्ड में सिर्फ वही पार्टिकल्स होने चाहिए, सिर्फ गोल्ड के और कोई भी एलिमेंट या प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो उसी को हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। इसकी डेफिनेशन है अ फॉर्म ऑफ मैटर। देखो डेफिनेशन मैं बुक की लिखवाऊंगी, अपनी तरफ से नहीं लिखवाऊंगी, ताकि आप लोग मुझे बाद में ये ना बोल सको कि मैम हम तो आपकी डेफिनेशन लिख के आए थे, हमें तो स्कूल में मार्क्स ही नहीं मिले। इसलिए भाई इसका क्रेडिट जो है, जो देखो रियलिटी है वो रियलिटी है, ऐसा होता है। स्कूल्स वाले नहीं एक्सेप्ट करते हैं, या क्यों एक्सेप्ट करें जब एक साइंटिफिक लैंग्वेज बनी हुई है उस चीज़ की, तो इसलिए वही लिखिए, अ फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions। ऐसा मैटर का फॉर्म जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सके सिंपलर सब्सटेंसेस में, चाहे उनकी केमिकल रिएक्शंस ही क्यों ना करा दो। अब आप गोल्ड के पार्टिकल को तोड़ो तो वो आप तोड़ लो, ठीक है, गोल्ड को तोड़ो, अब क्या हो गया, वो आपने तोड़ा तो दूसरा भी तो गोल्ड ही, तो जो उसका पीस बने वो भी तो गोल्ड के ही बने ना, उन्हें भी तोड़ लो, वो भी तो गोल्ड के बने ना, है तो सब गोल्ड। ठीक है, सिर्फ गोल्ड एग्जाम्पल ले रही हूँ, ऐसे आयरन हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, ये सब जो है वो एलिमेंट्स हैं, एग्जाम्पल्स हो गए। आयरन, आयरन को Fe लिखते हैं, ये सब इनके केमिकल फॉर्मूलेज हैं। गोल्ड देख ही लिया था, AU से डिनोट करते हैं। सिल्वर देख ही लिया था, नहीं देखा था, AG से करते हैं। एल्यूमिनियम
कुछ ज़्यादा ही कर से हो गया, AN और कॉपर CU से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? ओके, तो जल्दी से इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए विद एग्जाम्पल के साथ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ जी बच्चों, आपने ये नोट कर लिए हुई डेफिनेशन है ना एलिमेंट्स की। अब देखिए, एलिमेंट्स जो है ना वो डिवाइड होता है फर्दर कैटेगरीज में। फ्लो चार्ट से देख लेना। ओके, तो एलिमेंट्स आप बीच में आ जाइए प्लीज। फर्दर डिवाइड होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, एंड मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स मैम ये तो कुछ अलग है। देखो मेटल्स नॉन मेटल्स ये आप लोगों ने जो है अपनी लोअर क्लासेस से पढ़ा होगा, 6-7 से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे, ठीक है। तो बहुत कॉमन है। एलिमेंट्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, मतलब उनको तोड़ने पर भी वैसे ही पार्टिकल्स मिलते हैं जो वो होते हैं। गोल्ड को तोड़ोगे तो गोल्ड ही मिलेगा, सिल्वर नहीं मिल जाएगा उसमें से। ये थोड़ी ना कह देगा मैं तो इसी में बैठा था, मुझे ढूंढा क्यों नहीं अभी तक। तो नहीं, ऐसा नहीं है। गोल्ड है तो गोल्ड के पार्टिकल्स ही मिलेंगे, आप चाहे उसको कितना डिवाइड कर लो फर्दर डिवीजन में। ओके, तो मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी दे आर, देखो पूरा पूरा लाइन्स नहीं लिख रही हूँ, बट हाँ मुझे इसकी आप लोग को अगर चाहिए हो ना तो मैं इसके आप लोग को अलग से नोट्स भी दे सकती हूँ, तो वो आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा कि यस मैम वी नीड इट। ओके, तो सबसे पहले दे आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है बीटन इनटू थिन शीट। फिर से गोल्ड ले लो, अरे गोल्ड लो आराम से, क्यों किसी पे जाएंगे, हम तो भाई हाई फाई काम करते हैं, है ना। मजाक कर रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के ले रही हूँ। देखो गोल्ड का आप चाहे कॉइन ले लो, आप ब्रिक ले लो, आप रिंग ले लो, कोई भी ऑर्नामेंट ले लो, ठीक है। आप उसको बीट करते रहो, बीट करते रहो, बीट करते रहो, सिर्फ 1-2 बीट पे नहीं आता है, बहुत सारी बीटिंग लगती है उसके लिए। बीट करते रहो, तो बीट करते करते उसकी जो है वो एक थिन शीट बन जाती है, मतलब कि वो जो है पतली परत में भी बदल जाता है बीट करने पर भी। तो इसलिए मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, ठीक है। मैलिएबल याद कैसे करोगे, मैल से लिया गया, है ना। कोई भी चीज बनी तो यानी कि वो अपने आप जो तो बनी नहीं होगी, उसका कोई प्रोसेस तो हुआ होगा। अपनी बॉडी से आप लोग जो मल निकालते हो, है ना, तो वो भी तो घिस घिस के निकालते हो। तो वैसे ही क्या हो गया, इसमें भी आपको बीट करना पड़ा, है ना। एक जस्ट निमोनिक था, याद रहे तो अच्छी बात है, वरना इतना कोई हाई फाई निमोनिक नहीं था। फिर डक्टाइल, ठीक है, चेंजेस इनटू थिन वायर्स। ये जो वायरिंग होती है ना हमारे घर में, वो कैसी होती है, वो वायरिंग होती है मेटल्स की। मेटल्स की क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये लाइन तो याद होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। मैम इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सब पढ़ेंगे, जैसे एक बात समझिए, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगी तभी तो वो गुड कंडक्टर्स होंगे। अब देखो घर पे जो है वो हम मेटल के ही क्या कहते हैं यूटेंसिल्स वगैरह क्यों रखते हैं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। प्लास्टिक के रख दो ना, प्लास्टिक मेल्ट हो जाए, रखो, होती है ना प्लास्टिक मेल्ट, इसलिए मेटल के ही हम जो हैं वो वेसल्स वगैरह यूज़ करते हैं। तीसरा पॉइंट हमें ऐसे ही मिल गया था अपने इस पॉइंट में, ठीक है। तो यानी कि वायरिंग, जो कॉपर की वायरिंग होती है ना, कॉपर के वायर्स लगे होते हैं हमारे घर की वायरिंग में, तो वो जो होते हैं वो डक्टाइल, डक्टिलिटी से ही बने हुए होते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी होती है कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स, ठीक है। तो वो जो है वो कन्वर्ट होके थिन वायर्स में चेंज हो जाते हैं, इसलिए वो दे आर डक्टाइल इन नेचर।
फिर तीसरा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझा दिया। इलेक्ट्रिसिटी इसलिए क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, हीट इसलिए क्योंकि कोई भी आप जो है फूड को कुक कर रहे हो तो उसको हीट चाहिए ना बनने के लिए, तो वो पास ऑन कर देते हैं, इसलिए जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कंडक्टर जो आगे ट्रांसफर कर सके, जो जनरेट कर सके, कंडक्ट कर सके, और इंसुलेटर जो अलग हो जाए। हमें मतलब नहीं है, फ्लो होते रहो इलेक्ट्रॉन से, वो कह रहा है हमें मतलब नहीं है, हम बिल्कुल इंसुलेट हो जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। 4th पॉइंट यहाँ लिख दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, इस तरीके से बना देती हूँ। 4th पॉइंट है इसका सोनोरस, दे आर सोनोरस। कितनी अच्छी सी स्पेलिंग है ना, मतलब साउंड भी कितना अच्छा से कर रही है ना। सोनोरस मतलब कि रिंगिंग साउंड आता है। मेटल्स को आप अगर जो है वो एक दूसरे में टकरा के देखें तो सिंगिंग साउंड और रिंगिंग साउंड। बेल होती है ना, टेम्पल्स वगैरह में जाते हैं तो घंटा जो लगा होता है, ठीक है, या घंटी भी लगी होती है, तो उसको टन सी आवाज आती है ना बिल्कुल एग्जाम्पल हो गया, लाइव एग्जाम्पल है ना। तो वो जो टन सी आवाज आई ना, तो वो हुई मेटल की, मेटल्स के साथ कांटेक्ट में आने की। आपने एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ टन से जोड़ा तो आपको सोनोरस साउंड आई, मतलब रिंगिंग साउंड आई, ठीक है। फिर 5th होता है लस्ट्रस। मेटल आर लस्ट्रस इन नेचर, मतलब कि शाइन होती है मेटल्स में, तभी तो गोल्ड सिल्वर वगैरह के ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं। किसी को प्लास्टिक के ऑर्नामेंट पहने देखा है? नहीं ना। गोल्ड के और सिल्वर के क्यों होते हैं जो क्या कहते हैं एलिमेंट्स या जो ऑर्नामेंट्स, क्योंकि वो लस्ट्रस होते हैं, उनमें शाइन होती है। तो ये सब इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब आते हैं नॉन मेटल्स पे। देखो मेटल के आगे क्या लगा है? नॉन, मतलब नो, ऐसी कोई प्रॉपर्टी मैं शो नहीं करूंगा जो मेटल्स करेंगे। नॉन मेटल ये कह रहा है, सीधी सी बात है, ये मैलिएबल नहीं होंगे। लिखते जाएंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल इन नेचर, ठीक है, दे आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स, देखो मेरे पास स्पेस नहीं है बट मैं आप लोग को एक प्रॉपर दे दूंगी, लेकिन आप लोग प्लीज बुक में, अपनी नोटबुक में ऐसे मत लिखना प्लीज, ठीक है। नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। 4th, नॉट सोनोरस। 5th, हैविंग नो लस्टर। अच्छा इसमें एक पॉइंट लिख लेना, मैलिएबल को हटा के, इसमें आप लिख सकते हो दे आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मतलब आप उन्हें तोड़ोगे ना, टूट जाएंगे, वो किसी थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो टूट जाएंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, इसके एग्जाम्पल आप आराम से लिख सकते हो। प्लास्टिक हो गई, वुड हो गई, ठीक है, कार्बन हो गया। कार्बन है तो एलिमेंट लेकिन वो है नॉन मेटल, है ना इंटरेस्टिंग। अब आते हैं मेटलॉइड्स सॉरी। मेटलॉइड्स एक ऐसा बच्चा है, जैसे छोटे बच्चों को पूछते हैं ना, बेटा आपको मम्मी पसंद है या पापा पसंद है, मम्मी ज़्यादा प्यार करती है या पापा ज़्यादा प्यार करते हैं? बच्चा, दोनों अच्छे हैं, पापा चॉकलेट लाते हैं, मम्मी मैगी बनाती है ऐसे ही कहते हैं ना। तो यानी कि बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं मेटल की साइड हूँ या नॉन मेटल की साइड हूँ, या मम्मी की साइड हूँ या पापा की साइड हूँ। वैसे ही मेटलॉइड्स हो गए, इनकी बीच की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी शो करेंगे, ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे, इसलिए ये बीच में आ जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं मेटलॉइड्स, है ना। इनके एग्जाम्पल जो है वो गिने चुने हैं, वो हो गए सिलिकॉन, जर्मेनियम और पहले लिखो बोरोन। देखो मैम ये सब मिलते कहाँ हैं? पीरियोडिक टेबल का नाम सुना है? आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है ना। अब ध्यान से देखो अपनी पीरियोडिक टेबल।
पीरियोडिक टेबल में आपको ये क्या है, ये एक टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को रो में और सिंबल में सिर्फ वो रो में और कॉलम में सिर्फ अरेंज कर रखा है, दिख रही है ना। तो यानी कि जो रो और कॉलम का मेटल्स का अरेंजमेंट है उसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल। अब इसमें आपको अलग अलग कलर्स में दिख रहे होंगे आपको मेटल्स, ठीक है। जब अलग अलग कलर्स में दिख रहे होंगे तो जो मैंने स्पेसिफिक कर रखा है कि कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं, कौन से मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। तो वो आप जो है इससे पता कर सकते हो कि ये जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स का, वो जो था वो इन जगह प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, या कौन कौन से मेटल्स नॉन मेटल्स हैं, कौन से मेटल्स हैं और कौन से मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। ये जो होते हैं सेमीकंडक्टर होते हैं, मतलब कि ये जनरेट भी कर सकते हैं, मतलब पास भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और पास नहीं भी कर सकते हैं, मतलब हाँ और ना के बीच वाला जो आंसर होता है वो मेटलॉइड्स देते हैं, जो कि आजकल चल रहा है ट्रेंडिंग। सब लोग को समझ में नहीं आ रहा था, मैम पूछती हैं टेस्ट की प्रिपरेशन है, कैसे बोलते हो, कैसे बोलते हो? नो मैम, हाँ कर रहे हो या ना कर रहे हो, या यस मैम, ये क्या है, ये हाँ और ना दोनों वाली कंडीशन है, तो वो मेटलॉइड्स शो करते हैं, ठीक है। मतलब जो कि ये सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें तो डिग्रीज भी होती हैं हायर क्लासेस की, जो लोग इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये केमिस्ट्री का भी और चैप्टर है और फिजिक्स में भी आता है, ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, ओके। तो यानी कि हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर लिया। अब एलिमेंट्स को तो क्लासीफाई कर लिया, अब बात आती है कंपाउंड्स की। जल्दी से जल्दी 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 कंपाउंड्स की बात आती है, कंपाउंड्स की बात आती है। मैम कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं दो, कह सकते हैं, दो नहीं कह सकते, इन्हें कह सकते हैं सब्सटेंसेस made up of two or more elements in a fixed composition। मैम ये कैसी डेफिनेशन है? हाँ जी, एक एक वर्ड पढ़ना। सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं एक फिक्स्ड कंपोजिशन में, ठीक है। मतलब कि एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि सपोज कर लो, एग्जाम्पल लेती हूँ मैं H2O मतलब वाटर, पानी का ये केमिकल फॉर्मूला होता है, सबने पढ़ा होगा बचपन से। H2O, अब पानी में क्या है ना, हाइड्रोजन के भी एलिमेंट्स हैं और ऑक्सीजन के भी एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है ऐसे और ऑक्सीजन का होता है ये, तो इसी से समझ में आ जाएगी डेफिनेशन। हाइड्रोजन अलग एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट हो गया, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक साथ कंबाइंड होते हैं तो उन्हें कंपाउंड कहते हैं। मैम ये तो फिर इम्प्योर हो गए, नहीं, क्योंकि पानी है ना, ये एक सपोज कर लो एक वेसल है, इसमें मैंने पानी मिलाया, इसमें सिर्फ वाटर है, यानी कि इसमें सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के कंपाउंड है, ये सब H2O के हैं। अगर मैं इनमें कुछ ऐड कर दूं तो वो इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है। ये कंपाउंड खुद में इम्प्योर नहीं है, इनके अंदर में, इनके साथ में मैं कुछ मिला दूं तो वो इम्प्योर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि देखो इसे कैसे करते हैं, फिक्स कंपोजिशन कैसे, ये आप थर्ड चैप्टर में भी पढ़ोगे। तो जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है, सबका अपना अपना मास होता है ना, मैटर में पढ़ा था ना, हैविंग फिक्स्ड मास, वो फिक्स नहीं पढ़ा था, हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनके पास मास भी है, तो इनका मास होता है 1 AMU। जैसे कि हम किलोग्राम, ग्राम जो होती है यूनिट्स होती है ना मेजर करने की, वैसे ही इन एलिमेंट्स को मेजर करने की यूनिट होती है AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है।
सब आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो यानी कि यहाँ पे H2O आप कितने देख रहे हो, दो एलिमेंट्स देख रहे हो ना, यानी कि 1 + 1 कितना हो गया, 2 AMU हो गए। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 AMU। तो इनका ज़रा रेशियो लेके देखना, रेशियो तो लेने आता होगा ना, 2 की टेबल में 16 कब आता है, 1:8 यानी कि अगर आप हाइड्रोजन और वाटर को इसी फ्रैक्शन में या इसी रेशियो में डालेंगे तभी जो है वो आपके पास कंपाउंड बनेगा। अगर आपने इसके अलावा आपने सोच लिया मैं तो 1:9 में डाल के देखता हूँ या देखती हूँ, वाटर नहीं बनेगा, कुछ भी बन जाए वाटर नहीं बनने वाला। तो एक फिक्स प्रपोर्शन होना चाहिए, एक फिक्स कंपोजिशन होना चाहिए कंपाउंड्स को बनाने के लिए। अब देखो हाइड्रोजन की अपनी अलग है, हाइड्रोजन कैसी है, कंबस्टेबल गैस है, मतलब जो आग लगाती है। और ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो आग को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, या क्या कहते हैं, सपोर्ट करती है कंबस्टेबल को, ठीक है, कंबस्ट को सपोर्ट करती है। तो यानी कि दोनों ही आग लगाने वाली चीज़ें हो गई मैम, लेकिन ये तो आग बुझाने का काम करती है ना, कहते हैं ना जहाँ आग लग जाती है वहाँ पानी डाल दो। तो यानी कि कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके एलिमेंट से बहुत डिफरेंट होती हैं। तो एक पॉइंट है बहुत, कंपाउंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर सब्स्टिट्यूएंट्स भी कह सकते हो या एलिमेंट्स भी कह सकते हो, ठीक है। मतलब कंपाउंड बनने के बाद इनकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है और कंपाउंड बनने से पहले इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग थी, है ना, कितना इंटरेस्टिंग। तो हमने प्योर सब्सटेंसेस कंप्लीट कर दिया है, अब हम पढ़ेंगे इम्प्योर, जिनको हम मिक्सचर भी कहते हैं। आई होप आप लोग को ये जो है कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और बहुत सारी नई चीज़ें समझने को मिली होंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अकेले आप क्यों पढ़ रहे हो, उन्हें भी कंपटीशन में आने दो, तभी तो आप लोग के बीच में जो होगा वो थॉट्स का एक्सचेंज होगा। जब थॉट्स का एक्सचेंज आएगा क्वेरीज आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग हमसे पूछेंगे, हम आंसर देंगे और हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू एंड चेंज द वे ऑफ योर थिंकिंग।